लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज अपने इस क्लास में बात करेंगे नागरिकता की। नागरिक और विदेशी में क्या अंतर होता है, अच्छे नागरिक के कौन कौन से लक्षण होते हैं, नागरिकता को प्राप्त करने और उसकी समाप्ति के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सा आधार है। एक इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझना है आज की अपनी इस क्लास में। और यह क्लास नागरिक शास्त्र के विषय से संबंधित क्लास है, इसलिए नागरिक शास्त्र में हम लोग बात करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले नागरिक की, नागरिक का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले आपको इस बात को समझना है कि नागरिक का अर्थ क्या है और नागरिक के संदर्भ में हम किन आधारों पर इस बात का निर्धारण करेंगे कि इसको नागरिक कहते हैं, और कौन सा ऐसा ग्राउंड है जिसके आधार पर आप अंतर कर पाते हैं कि नागरिक और विदेशी में किन बातों पर अंतर होता है। जब भारतीय संविधान का आप अध्ययन करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो कि नागरिक को ही खाली मिले हुए हैं, विदेशी को नहीं मिले हैं। तो इन्हीं आधारों पर आपको समझना है कि आखिर नागरिक में और विदेशी में किस बात पर अंतर पाया जाता है। उसी संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत में मनुस्मृति के अंतर्गत एक सेंटेंस का आलेखन किया गया। मनुस्मृति में कहा गया, मनुस्मृति में इस बात को कहा गया है कि परिवार की अगर बात हो तो व्यक्ति का त्याग करना चाहिए। परिवार के लिए व्यक्ति का परिवार के लिए व्यक्ति का और ग्राम के लिए परिवार का, ग्राम के लिए परिवार का, और राज्य के लिए ग्राम का, राज्य के लिए ग्राम का, तथा आत्मा के लिए पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। यह बात मनुस्मृति में लिखा गया। इसका मतलब है कि कर्तव्य परायणता और त्याग ही नागरिकता का यहाँ पर आधार बनता है। इसी संदर्भ में अगर बात किया जाए तो लॉस्की के द्वारा भी इस पर एक टिप्पणी की गई, और आपके एग्जाम के संदर्भ में यह बात महत्वपूर्ण हो सकती है। लॉस्की के द्वारा कहा गया, जो राजनीति विज्ञान के सुप्रसिद्ध विचारक हैं, इनमें अनेक विचारधाराओं का एक साथ मिश्रण भी पाया जाता है। लॉस्की के द्वारा कहा गया, प्रशिक्षित बुद्धि का लोकहित में प्रयोग, प्रशिक्षित बुद्धि का लोकहित में प्रयोग करना ही नागरिक कहलाता है। इसको कहा गया कि प्रशिक्षित बुद्धि का लोकहित में प्रयोग करना ही नागरिक कहलाता है, अर्थात इसी से नागरिकता का जन्म होता है। अगर हम प्रशिक्षित बुद्धि का लोकहित में प्रयोग करते हैं तो उससे नागरिकता का जन्म होता है, और जो इसका प्रयोग करता है वह नागरिक कहलाता है। नागरिकता के संदर्भ में और नागरिक के विषय में बतलाने का काम अन्य एक चिंतक हैं जिनके द्वारा बतलाया गया, और उनका नाम है अरस्तु। नागरिकता की सर्वप्रथम व्याख्या भी अरस्तु के द्वारा ही किया गया। अरस्तु ने नागरिकता की व्याख्या के संदर्भ में इस बात को कहा कि नागरिकता के संदर्भ में यह देखा जाता है कि नागरिकता वह है जो शासन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, जो शासन की
गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, सक्रिय रूप से भाग लेता है तथा राज्य के द्वारा प्रदत्त वस्तु पद एवं पुरस्कार को प्राप्त करता है या इसका उपभोग करता है उसको हम नागरिक कहते हैं। नागरिक के संदर्भ में इन्होंने सक्रिय राजनीति में भागीदारिता को नागरिक के संदर्भ में सक्रिय राजनीति में भागीदारी को मूल आधार बनाया था और कहा था कि या तो विधानमंडल का सदस्य हो या तो विधानमंडल का सदस्य हो या तो न्याय प्रशासन का सदस्य हो तो उसको हम नागरिक कह सकते हैं। यहाँ पर बात महत्वपूर्ण हुई कि प्राचीन यूनान के अंतर्गत अरस्तु ने नागरिकता की सर्वप्रथम व्याख्या की और सक्रिय राजनीति में भाग लेने को आधार बनाया। शासन में जनता की भागीदारिता और शासन के द्वारा राज्य के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपभोग करना ही नागरिकता कहलाता है। इस बात को इनके द्वारा बतलाया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है और वह परिभाषा देने का कार्य किया है एक अन्य चिंतक हैं जिनका नाम है सीले। सीले के द्वारा भी इसके विषय में बात की गई और सीले ने बतलाया कि नागरिक जो राज्य के प्रति भक्ति की भावना रखता है तथा राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त करता है तथा लोक सेवा से प्रेरित हो तो उसको नागरिक कहते हैं। नागरिक वह है जो राज्य के प्रति भक्ति भावना रखता है, राज्य के प्रति भक्ति भावना रखता है तथा उसके द्वारा राज्य के प्रति वह भक्ति भावना रखता है तथा राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों का उसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, उसके द्वारा अगर प्रयोग किया जाता है और वह लोक भावना से और वह लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होता है। लोक कल्याण की भावना से यदि वह प्रेरित है तो उसको हम नागरिक कहते हैं। तो देखिए नागरिक कहते हैं यहाँ पर सीले के द्वारा तीन बातों का उल्लेख किया गया। पहला है कि वह भक्ति भावना राज्य के प्रति रखे, दूसरा वह राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करता हो और तीसरा वह लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होता हो। तो यहाँ पर तीन मूल तत्वों को अपनी परिभाषा में सीले के द्वारा रखा गया, जबकि अरस्तु के द्वारा सक्रिय राजनीति में भागीदारिता को रखा गया। लास्की के द्वारा प्रशिक्षित विधि और लोकहित को आधार बना करके नागरिक और नागरिकता की परिभाषा को बतलाने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण रही और अब हम लोगों को इसके साथ इस बात को देखना है
कि आखिर अगर नागरिक बनना है कहीं का भी, अगर यदि नागरिक बनना है तो सवाल यह है कि नागरिक बनने की शर्त क्या होगी। नागरिक बनने की शर्त क्या होगी, इस बात को समझना है। तो नागरिक बनने की शर्त के संदर्भ में अगर बात किया जाए कि नागरिक बनने की शर्त क्या है, तो सबसे पहले शर्त बनता है कि उसे राज्य की सदस्यता प्राप्त हो। नागरिक बनने के लिए शर्त क्या होगी, अगर यह सवाल आपको पूछा जाता है तो इसका अर्थ है कि नागरिक बनने की शर्त को अगर हम बताएं तो सबसे पहले आपको यह बतलाना है कि वह राज्य की सदस्यता प्राप्त कर लिया हो, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को राज्य का नागरिक तभी बनने का अवसर मिलता है जबकि वह राज्य का सदस्य है। राज्य में उसका यदि जन्म हो गया है तो उसको हम कहते हैं कि वह नागरिक होगा। अर्थात नागरिक बनने की यहाँ पर आपने लिखा कि नागरिक बनने की शर्त क्या होगी। शर्त में सबसे पहली शर्त यह है कि वह राज्य की सदस्यता को उसने ग्रहण किया है, तो वह व्यक्ति बन सकता है क्या, नागरिक बनने की योग्यता रखता है। दूसरा है कि वह राज्य के प्रति भक्ति की भक्ति की भावना रखता हो। यह बात मूलतः नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आदर्शवादी चिंतकों के द्वारा महत्वपूर्ण स्थान, आदर्शवादी चिंतकों ने इसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। इसलिए इनके द्वारा कहा गया कि राज्य के प्रति भक्ति की अगर भावना रखता है तो उसको हम देंगे नागरिक बनने का अवसर। दूसरा इसमें कहा कि राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को वह प्रयोग करे। राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार, राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार का, राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार का उसके द्वारा प्रयोग किया जाए तो उसको हम नागरिक बनने का अवसर प्रदान करेंगे। चलिए, ये बात तो आपने समझ लिया। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आखिर नागरिक और विदेशी में क्या अंतर होता है। नागरिक और विदेशी में अगर अंतर की बात करते हैं तो आपको एक बात मालूम होगा कि नागरिक वह होता है जो राज्य में स्थायी रूप से निवास करता है, लेकिन विदेशी वह है, नागरिक वह है जो राज्य में स्थायी रूप से निवास करता है, लेकिन विदेशी यह राज्य में अस्थायी रूप से निश्चित समय अवधि के लिए राज्य से अनुमति लेकर यहाँ पर निवास करता है। दूसरा है कि नागरिक को सभी प्रकार के न केवल नागरिक और सामाजिक अधिकार मिलते हैं, बल्कि इसको राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त होता है। तो कहने का अर्थ है कि नागरिक को शासन की गतिविधियों में भागीदारिता दी जाती है, वह शासन की गतिविधि में भाग लेता है, लेकिन विदेशी को नागरिक अधिकार तो मिलता है परंतु इसको राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसको राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है और न ही यह किसी संवैधानिक पद को धारण कर सकता है। संवैधानिक पद को यह धारण नहीं कर सकता, लेकिन इसको अधिकार है कि वह संवैधानिक पद को भी धारण कर सके। संवैधानिक पद को धारण करने का
इन्हें अधिकार रहता है धारण करने का, इनको अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर यह बात सर्वस्वीकार है। भारतीय संविधान के संदर्भ में अगर बात करें तो कुछ मूल अधिकार हैं, कुछ मूलाधिकार ऐसे हैं जो कि केवल मूलाधिकार केवल नागरिक को दिया गया और वह मूलाधिकार विदेशी को नहीं प्रदान किया गया है। उदाहरण के रूप में आर्टिकल 15 का दूसरा खंड, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30 ये ऐसे महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो कि केवल नागरिक को प्रदान किए गए हैं। यह अधिकार विदेशियों को नहीं दिया गया है। इसलिए यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना उचित है कि ऐसे अधिकार ये अधिकार विदेशी को प्राप्त नहीं होते, ये अधिकार विदेशी को प्राप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपने इस बात को समझा और इस बात को समझ लिया कि नागरिक में और विदेशी में क्या अंतर होता है। नागरिक के संदर्भ में भी अगर बात किया जाए तो नागरिक के भी दो प्रकार हैं। आपको यह बात मालूम होना चाहिए कि नागरिक के कितने प्रकार होते हैं। नागरिक के प्रकार में दो प्रकार हैं। पहला है जन्मजात नागरिक और दूसरा होता है देशीकरण के द्वारा बनाया गया नागरिक। देशीकरण के द्वारा बना नागरिक, देशीकरण के प्रणाली से बना हुआ नागरिक। तो इसमें दो नागरिक के भी दो टाइप हो गए, एक जन्मजात नागरिक, दूसरा देशीकरण के द्वारा। जन्मजात नागरिक वह होता है जो उसी देश में जन्म लेता है और जन्म के कारण ही उसको नागरिकता मिल जाती है। यदि उसके माता पिता वहाँ उस देश के नागरिक हैं तो उसको जन्मजात नागरिक कहा जाता है। और यह जन्मजात नागरिकता के साथ साथ इसमें अगर देखा जाए तो देशी नागरिकता वह होती है जब किसी अन्य देश का निवासी, अन्य देश का नागरिक दूसरे देश के नागरिकता को ग्रहण करता है तो कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद उसको नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अब इसी में अगर जन्मजात नागरिक की बात की जाए तो इसमें भी दो होता है। एक होता है जन्म या रक्त संबंध से और दूसरा होता है इसमें बतलाया कि दूसरा होता है जन्म स्थान से। दूसरा होता है जन्म स्थान से। जन्म स्थान का अर्थ है कि यदि उस देश में जन्म लिया, यदि उस देश में जन्म ले लिया, जन्म लेने पर वह वहाँ का नागरिक, वह बालक वहाँ का नागरिक होगा, वहाँ का नागरिक कहलाएगा, वहाँ का नागरिक कहलाएगा। भले ही उसके माता पिता, भले ही उसके माता पिता, भले ही उसके माता पिता वहाँ के नागरिक न हों, भले ही उसके माता पिता वहाँ के नागरिक न हों, वहाँ के नागरिक न हों, तब भी वह वहाँ का नागरिक कहलाएगा। यह बात वर्तमान में भी अर्जेंटीना में पाया जाता है। यह वर्तमान में भी कहाँ पर है? अर्जेंटीना में यह पाया जाता है। और देशीकरण के द्वारा नागरिकता को प्राप्त करने की कई शर्त हैं। अगर देशीकरण के द्वारा नागरिकता को प्राप्त करना है तो इसकी कई शर्तें हैं। जन्मजात नागरिकता में जन्म और रक्त संबंध एक बतलाया। जन्म रक्त संबंध का अर्थ है कि जन्म लेने पर या रक्त संबंध के आधार पर भी वह नागरिक कहलाएगा।
यदि उसके माता पिता में से कोई भी उस राज्य का निवासी या नागरिक है तो जन्म लेने वाला बालक वहाँ का नागरिक बन जाएगा। अगर देखा जाए तो ब्रिटेन में, फ्रांस में या अमेरिका में नागरिकता का यह दोनों प्रकार एक साथ पाया जाता है। दोनों ही वहाँ पर एक साथ प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात उस देश में जन्म लेने पर वहाँ का नागरिक होगा। लेकिन अगर उस देश से बाहर भी, उस राज्य से बाहर भी किसी अन्य देश में वो बालक जन्म लेता है तब भी उस देश का नागरिक होगा, यदि जन्म के दौरान उसके माता पिता उस देश के नागरिक हैं तो दोनों बातें यहाँ पर आई। अब सवाल यहाँ पर है कि देशीकरण के माध्यम से नागरिकता को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। देशीकरण के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो देशीकरण के माध्यम से नागरिकता को हासिल करने के विषय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है कि उसका आचरण अच्छा हो, वह सच्चरित्र होना चाहिए और उस संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा में से किसी एक भाषा की उसको जानकारी होनी चाहिए। और अगला इसमें कहा गया कि उसने सबसे पहले अपने देश का नागरिकता का परित्याग करना चाहिए। अगर उसने अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर दिया है और उसका आचरण अच्छा है और वह किसी अनुसूची में दर्ज मान्यता प्राप्त भाषा का जानकार है और उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आपराधिक अभियोग स्थापित नहीं किया है और उस देश के द्वारा निर्धारित समय अवधि के तक वह वहाँ पर निवास कर चुका हो। जैसे वर्तमान में भारत में अगर देशीकरण के माध्यम से नागरिकता को हासिल करना है तो भारत में 10 वर्ष का निवास अवधि का होना आवश्यक है। अलग अलग देशों में इसके अलग अलग शर्तें निर्धारित हैं। सामान्य रूप में अगर देखा जाए तो 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है, अर्थात शर्त है कि उसका आचरण अच्छा हो। दूसरा शर्त है कि उसने अपने देश के नागरिकता का परित्याग कर दिया हो और तीसरा है कि उसको संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा की जानकारी हो, किसी एक भाषा की जानकारी हो, वह निश्चित अवधि तक निवास कर चुका हो तो उसको देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। यह अवधि अलग अलग देश में अलग अलग है। यह 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक निर्धारित किया गया। लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो इसके अवधि निर्धारित की गई है कि यह 10 वर्ष निर्धारित है। अगर देशीकरण के माध्यम से किसी को भारत की नागरिकता लेना है तो भारत में इसकी अवधि 10 वर्ष के लिए निर्धारित की गई कि भारत में न्यूनतम 10 वर्ष तक निवास करना आवश्यक होगा, तभी उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, अन्यथा नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। यद्यपि यह बात आप भारतीय संविधान के अंतर्गत पढ़ेंगे और जब उसमें नागरिकता का चैप्टर आएगा तो बहुत विधिवत और विस्तृत रूप में इसका आपको अध्ययन करना है। क्योंकि यह कॉन्सेप्ट और पॉलिटिकल थ्योरी की बातें हो रही हैं, इसलिए इसमें केवल भारत का ही नहीं बल्कि अन्य देशों के भी संविधानों की बात को ध्यान में रखकर आपको समझना है। और ओवरऑल यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है, जिससे आप नागरिकता प्राप्ति की शर्तें और नागरिकता के छोड़ने का कारण और आधार क्या होता है
इन सब बातों की आप जानकारी प्राप्त कर लें। आदर्श नागरिकता के कौन कौन से लक्षण हैं इसको भी आप जान लें, और आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधाएं क्या हैं इसको भी जान लें, और पर्यावरण के प्रति नागरिक का कर्तव्य क्या होता है इस बात को भी आप समझ लें। यह ओवरऑल एक व्यू को बनाने की यहाँ पर आवश्यकता है, जिससे आपको नागरिकता और नागरिकता प्राप्ति के साधन और उसको खत्म होने के आधार की सम्यक जानकारी आपको इस क्लास के बाद हो जाए। इस बात का आपको प्रयास करना है कि इसमें कौन कौन सी बातें आती हैं। तो अब हम लोगों को यहाँ पर इस बात को देखना है कि नागरिकता की प्राप्ति का आधार क्या होगा। नागरिकता के प्राप्ति का आधार क्या होगा? नागरिकता को प्राप्त करने के लिए नागरिकता को प्राप्त करने का आधार क्या होगा, इस बात को हम लोग देखते हैं, या इसको आपको मिलेगा कि इसका साधन क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसमें आता है नागरिकता को प्राप्त करने का साधन है विवाह। दूसरा है इसमें सरकारी सेवा। पहला है इसमें विवाह। अगर किसी स्त्री के द्वारा किसी अन्य देश के पुरुष के साथ विवाह कर लिया जाता है तो उसको और उस देश के नागरिकता प्राप्त हो जाएगी यदि अन्य सभी शर्तों को उसके द्वारा पूरा किया जाता है। यदि किसी अन्य देश के पुरुष के साथ विवाह करने पर उसको उस देश की नागरिकता हासिल हो जाएगी यदि पंजीकरण कार्यालय में उनके द्वारा आवेदन पत्र दिया जाता है। दूसरा है इसमें सरकारी सेवा। अगर किसी अन्य देश का नागरिक है और दूसरे देश में वह सरकारी सेवा में कार्य कर रहा है और एक निश्चित अवधि को पूरा कर लिया है और उसकी इच्छा है कि जिस देश में वह सरकारी सेवा कर रहा है उस देश के नागरिकता को अर्जित करे, तो आवेदन पत्र देकर वहाँ की नागरिकता को वह हासिल कर सकता है। अगला इसमें कहा कि निवास के आधार पर भी नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति है और वह किसी दूसरे देश में लंबे समय तक निवास कर लिया है, वहाँ की सभ्यता, संस्कृति या अन्य चीज़ों से वह आकृष्ट हो गया है और उस देश की नागरिकता हासिल करना चाहता है, तो देश के द्वारा निर्धारित शर्त को पूरा करने पर उसको उस देश की नागरिकता हासिल हो जाएगी। कहा है अगला इसमें, अगर उसने किसी अन्य देश में स्थायी संपत्ति का निर्माण कर लिया है, स्थायी संपत्ति का निर्माण कर लिया है, तभी उसको उस देश के नागरिकता हासिल हो जाएगी। यहाँ पर यह बात भी कहा गया कि यदि कोई राज्य है और अन्य राज्य के ऊपर विजय हासिल कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है, तो उस राज्य का नागरिक अन्य देश का नागरिकता प्राप्त कर लेता है। विजित करने पर भी जिस राज्य को विजित किया है वहाँ के नागरिक को नागरिकता दे दी जाएगी। अगला इसमें कहा गया कि दोबारा नागरिकता प्राप्त करने का अवसर मिलता है। अगर किसी व्यक्ति ने दोबारा नागरिकता की प्राप्ति, अर्थात यहाँ पर बात यह है कि पहले वह जिस देश का नागरिक था, कुछ समय के बाद उसने वहाँ की नागरिकता का परित्याग कर दिया और परित्याग करने के बाद थोड़े वक्त के पश्चात पुनः उसी देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो निर्धारित शर्तों को पूरा करके वह उस देश की नागरिकता को हासिल करने की योग्यता रखता है। कहने का आशय है कि उसको उस देश की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। इसको कहते हैं दोबारा नागरिकता को प्राप्त करने की सुविधा का होना। अगला है गोद लेना। गोद लेना, अगर किसी अन्य देश के बालक को
अगर किसी अन्य देश के बालक को किसी दूसरे देश का नागरिक गोद ले लेता है तो उसका धर्म पिता या धर्म माता जिस देश के नागरिक है उस देश के नागरिकता उसको हासिल हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई भारत का नागरिक है, अमेरिकन बच्चे को गोद ले लेता है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, इसलिए उसको मिल जाएगी, लेकिन निर्धारित शर्तों को पूरा करने के पश्चात। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई भी ख्यातिलब्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई भी ख्यातिलब्ध विद्वान है तो उसको भी विद्वान है तो उसको भी कोई देश अपने देश की नागरिकता दे देता है। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात हुई कि नागरिकता को निम्नलिखित साधनों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसी के संदर्भ में अगर हम लोग देखते हैं तो जस्ट इसी से एक दूसरी बात भी आती है जिसको कहते हैं कि नागरिकता का समाप्त होना। नागरिकता के समाप्त के कौन कौन से आधार होंगे, यह बात भी इसी के समानांतर आपको समझ लेना है। नागरिकता की समाप्ति का आधार है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता का परित्याग कर देता है तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। दूसरा है यदि किसी अन्य देश की नागरिकता को यदि वह ग्रहण कर लेता है, अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है, तब भी उसके अपने देश की नागरिकता खत्म हो जाएगी। नागरिकता खत्म हो जाएगी माने स्वेच्छा से नागरिकता का परित्याग कर सकता है या स्वेच्छा से परित्याग नहीं किया है, किसी अन्य देश के नागरिकता को धारण कर लेता है तब भी उसके नागरिकता खत्म हो जाएगी। अगला इसमें कहा कि देश को सूचना दिए बगैर, राज्य को सूचित किए बिना यदि वह लंबे समय तक देश से बाहर रहता है तो भी उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। कहा कि तब भी उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अगर युद्ध के दौरान वह शत्रु देश की सहायता करता है या देशद्रोह का उसके ऊपर सिद्ध हो जाता है या देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाता है, तब भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इस प्रकार से आपने यहाँ पर इस बात को समझने का प्रयास किया कि आखिर किसी भी व्यक्ति के नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जाता है, व्यक्ति के द्वारा नागरिकता को प्राप्त कैसे किया जाएगा, किन आधारों पर उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है। इस बात को आपने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। स्वेच्छा से त्याग करने पर, अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करने पर, लंबे समय तक सरकार को सूचित किए बिना देश के से बाहर रहने पर नागरिकता खत्म हो जाती है। देशद्रोह या शत्रु देश की सहायता करने पर युद्ध के दौरान भी नागरिकता खत्म हो जाती है। अगला इसमें आपको समझना है कि आखिर
आदर्श नागरिकता के कौन कौन से तत्व होते हैं? आदर्श नागरिकता की बात करना शुरू करें। आदर्श नागरिकता के कौन कौन से तत्व हैं? आपको अगर यह सवाल पूछा जाता है तो आपको बतलाना है। और इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण बात आती है अरस्तु के एक कथन की, जिनके द्वारा कहा गया कि उत्तम नागरिक से ही सर्वोत्तम राज्य का उत्तम नागरिक से ही सर्वोत्तम राज्य का निर्माण होता है। माने उत्तम नागरिक है तो सर्वोत्तम राज्य का निर्माण होगा। यह कथन किसने कहा? अगर आपको यह प्रश्न पूछा गया तो आपको बतलाना है कि यह बात अरस्तु ने कहा था कि उत्तम नागरिक ही सर्वोत्तम राज्य का निर्माण करने वाला होता है। इसमें कहा कि उत्तम नागरिक कौन होगा? कहा कि उत्तम नागरिक वह है जो राज्य के आज्ञा का, पहला इसमें कहा जो राज्य के आज्ञा का पालन करता है उसको उत्तम नागरिक कहते हैं। दूसरा कहा कि यदि वह बुद्धिमान है, उसका आचरण अच्छा है, वह सदाचार नैतिकता एवं कानून का पालन करता है, तो वह आदर्श नागरिकता का तत्व होगा। इसमें इस बात को भी बतलाने का प्रयास किया गया कि वह अधिकार एवं कर्तव्यों का प्रयोग करता हो, वह अपने अधिकार एवं कर्तव्य का यदि प्रयोग करता है, अधिकार एवं कर्तव्य का यदि प्रयोग करता है तो वह भी आदर्श नागरिकता का तथ्य होगा। अगले में भी यह आता है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सार्वजनिक मामलों में उदासीन न हो बल्कि उसमें राजनीतिक चेतना हो, सार्वजनिक कल्याण के प्रति वह जागरूक हो, सार्वजनिक कल्याण के प्रति वह कल्याण के प्रति यदि वह जागरूक है, यदि वह जागरूक है तो उसको वे आदर्श नागरिक का लक्षण माना जाता है कि वह सार्वजनिक हितों के प्रति चैतन्य हो, तो वह क्या माना जाएगा? आदर्श नागरिक का लक्षण माना जाएगा। कहा कि उसमें कर्तव्य परायणता की भावना होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, आपने इस बात को समझने का प्रयास किया कि आदर्श नागरिकता का कौन कौन सा तत्व होता है। अब आदर्श नागरिकता के बाद अगर हम लोगों को यहाँ पर समझना है तो एक अन्य महत्वपूर्ण बात आती है, और वह बात भी नागरिकता के विश्लेषण में महत्वपूर्ण माना जाता है। और उसके संदर्भ में इस बात को कहा गया है कि आखिर नागरिकता के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आ जाती हैं, आदर्श नागरिकता के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं और उन बाधाओं का निराकरण कैसे करेंगे। आदर्श नागरिकता के मार्ग में, आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा क्या है, आदर्श नागरिकता के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हैं, जिस पर आधारित बात को आपको समझने की आवश्यकता है। यदि इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं तो सामान्य बात है, यदि कोई व्यक्ति है जो व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित होना, व्यक्तिगत स्वार्थ से यदि प्रेरित है तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा है।
यदि कोई व्यक्ति अकर्मण्य है तो यह भी अकर्मण्यता भी ये आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा है। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक कार्यों में रुचि नहीं लेता है, सार्वजनिक कार्यों में रुचि नहीं लेता है तो आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा कहते हैं। कहा कि यदि उसमें राजनीतिक चेतना का आविर्भाव नहीं है, राजनीतिक चेतना का विकास नहीं हुआ है, तभी वह आदर्श नागरिकता के मार्ग में इसको बाधक कहते हैं। इसके साथ साथ कहा गया कि अगर बुद्धिमत्ता आदर्श नागरिकता का तत्व है तो अज्ञानता या अशिक्षा भी, अज्ञानता, अशिक्षा, गरीबी एवं भ्रष्टाचार भी आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधक माना जाता है। संकीर्ण राजनीतिक दल संकीर्ण प्रवृत्ति से प्रेरित होकर यदि राजनीतिक दल काम करते हैं तो यह भी आदर्श राजनीतिक दल का कार्य करना भी यह आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा के रूप में जाना जाता है। शासन का भ्रष्ट रूप होना या उग्र राष्ट्रीयता की भावना का पाया जाना या शासन प्रणाली में भ्रष्टाचार का आना भी एक प्रकार से आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा के रूप में देखा जाता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग इस बात को देखते हैं कि इन आदर्श नागरिकता के मार्ग में जो बाधाएं हमको दिखलाई पड़ती हैं, आवश्यकता इस बात की भी होती है कि इन आदर्श बाधाओं को कैसे खत्म किया जाए। तो आदर्श बाधाओं को खत्म करने के लिए आवश्यक है कि इन बाधाओं का निराकरण आप कैसे करेंगे। तो इसका निराकरण करने के लिए आवश्यक है कि सदाचार नैतिकता का विकास किया जाए। अगर सदाचार नैतिकता का विकास होता है तो ऐसी बाधाओं का निराकरण हो सकता है। इसमें इस बात को भी आपको जानने की आवश्यकता है कि यदि राजनीतिक दल और व्यक्ति निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर, यदि राजनीतिक दल के द्वारा निजी स्वार्थ से उठकर राष्ट्र हित में कार्य किया जाता है तो यह बाधाओं का निराकरण हो जाएगा। सार्वजनिक कार्यों में रुचि लेने की भावना का विकास करना, सार्वजनिक एवं राजनीतिक चेतना का विकास होना भी क्या कहलाता है? विकास होना भी यह एक प्रकार से आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा को रोकने का कार्य करता है। यहाँ पर यह बात आपको जानना है कि जो आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा है उसको अगर खत्म कर दें, जैसे अज्ञानता को खत्म कर देना, अशिक्षा को खत्म कर देना, अधिक से अधिक शिक्षा का प्रसार करना, राष्ट्रवाद के भावना का विकास करना। अगर राष्ट्रवाद के भावना का विकास करते हैं, राष्ट्रवाद की भावना का यदि विकास करते हैं तो भी इन बाधाओं को खत्म किया जा सकता है। एक स्वतंत्र और शक्तिशाली प्रेस, एक स्वतंत्र एवं शक्तिशाली प्रेस भी यह काम करता है। स्वतंत्र प्रेस का पाया जाना, स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन करना
और उसे सदैव संविधान के रक्षा के लिए तत्पर रहना भी आवश्यक है। इसके साथ साथ कहा गया कि न केवल राष्ट्रवाद की भावना बल्कि विश्व बंधुत्व की भावना भी अंततः क्या करता है, एक आदर्श नागरिकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं का निराकरण कर देता है। इसलिए इनका पाया जाना आवश्यक है। सामाजिक कुप्रथाएं भी होती हैं जो आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसलिए असामाजिक कुप्रथाओं का भी त्याग कर देना आवश्यक होता है। अज्ञानता को खत्म करना, अशिक्षा को खत्म करना, गरीबी को खत्म करना, भ्रष्टाचार को समाप्त कर देना, अशिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार करना, सार्वजनिक कार्यों में रुचि लेना, राजनीतिक दल को राष्ट्र के प्रति प्रेरित होकर भक्ति भावना के माध्यम से अपनी भूमिका का निर्वहन करना, जनता में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का प्रयास करना, यह आदर्श नागरिकता में के मार्ग में आने वाली बाधाओं का निराकरण होगा। तो देखिए, हम लोगों ने आज अपने इस क्लास में बात किया कि नागरिकता क्या है और नागरिक का अर्थ क्या होता है, नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति के साधन क्या हैं, नागरिक और विदेशी में अंतर क्या पाया जाता है, आदर्श नागरिकता का कौन कौन सा तत्व है और आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधाएं कौन कौन सी हैं और इन बाधाओं का निराकरण कैसे किया जा सकता है, इस बात को हम लोगों ने अपने आज के क्लास में देखा है। नागरिकता का यह चैप्टर भारतीय संविधान का भी पाठ बनता है। इसलिए भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक के बीच में और विभिन्न नागरिकता अधिनियम 1955, 1986 और 1992, 2003 और लेटेस्ट में 2019 में क्या परिवर्तन संशोधन किया गया, यह बात जब संविधान वाला चैप्टर आएगा तो उसमें व्यावहारिक रूप में हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। चलिए, हम लोगों का आज का क्लास यहीं तक था। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।